नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज एक और नए फंड की बात करेंगे। इस बाजार में जहां पे आपको बड़ी टर्बुलेंस दिख रही है, बहुत सारी खबरें आ रही हैं और ये समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट का डायरेक्शन किधर जाएगा, ऐसे म्यूचुअल फंड एक बेहतर रास्ता होते हैं और उनमें अगर आप सही समय पे, अच्छे समय पे निवेश करें तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलते हैं। तो आज जिस फंड की हम बात करेंगे उसका नाम है एक्सिस फोकस 25 फंड। इसका मतलब ये हुआ कि एट ए टाइम 25 स्टॉक का इनका एक पोर्टफोलियो होता है जिसपे ये निवेश करते हैं और इसका जो रिटर्न है अगर आप वो देखें तो 17 से 18% का CAGR इन्होंने लगातार 3 सालों के अंदर आपको दिया है। तो इस फंड के बारे में जानेंगे, इस फंड में क्यों निवेश करना चाहिए इसके बारे में जानेंगे और इसका इस समय जो मार्केट का डायनेमिक्स है उसमें जानेंगे और इसके पोर्टफोलियो में क्या क्या सम्मिलित है उसके बारे में बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं इस फंड के मैनेजर जिनेश गोपानी। जिनेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। तो इससे पहले कि हम लोग फंड की डिटेलिंग पे जाएं, फंड को थोड़ा समझें और दर्शकों को बताएं कि ये फंड कितना बढ़िया क्यों है, पहले थोड़ा सा हम आपसे मार्केट समझना चाहते हैं कि इस वक्त जो मार्केट हमें दिख रहा है उसमें बहुत सारी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं कि फेड क्या करेगा, कितना रेट हाइक करेगा, बैलेंस शीट कॉन्ट्रैक्ट कर देगा क्या, इंडिया में इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है तो RBI क्या जून से शुरू कर देगा। तो इन आशंकाओं को अगर मार्केट को डिस्काउंट करना है, समझना है, तो आपकी राय क्या है? मेरे हिसाब से 3 मेट्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए और हम जो ट्रैक कर रहे हैं इज ऑयल, इन्फ्लेशन एंड करेंसी। ऑयल, जैसे आपको पता है, लार्ज पार्ट ऑफ आवर इंपोर्ट्स ऑफ ऑयल इज फ्रॉम आउटसाइड एंड वी आर वेरी वल्नरेबल अगर ऑयल प्राइसेस बहुत हाई जाते हैं तो, बिकॉज दैट इम्पैक्ट्स द एंटायर बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी आ जाती है। सो ऑयल बिलो $100 आई थिंक इंडिया काफी बेटर पोजीशन पे रहेगा। ऑयल अबव $100 अब अगर देखिए 110, 120, 140 रह गया और 6-7 महीना टिक गया, देन आई थिंक इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इंडिया में काफी दिखने मिलेंगे इन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ। उसके साथ करेंसी, as of now, I think thanks to Reserve Bank of India and thanks to our forex reserves, I think करेंसी काफी स्टेबल है इतने वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में। जब तक करेंसी स्टेबल है आई थिंक बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा एंड जो FDI का पैसा आ रहा है एटलीस्ट वो आते रहेगा। पर अगर करेंसी वॉलेटाइल हो जाती है देन इट पुट्स क्वेश्चन मार्क ऑन country's economy. So I think oil, inflation और currency are the 3 metrics जो हम देख के चल रहे हैं। और उसके आगे आपको पता है ग्लोबल इवेंट्स क्या हो रहे हैं एंड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये 3 मेट्रिक है जिसपे उसका इम्पैक्ट आएगा। तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो नया शुरू हुआ है उसके लिए आपका आउटलुक जिगजैग वाला है या आपको लगता है कि नहीं सेकंड हाफ के बाद एक सेकुलर ग्रोथ देखने को मिलेगी? आई थिंक नेक्स्ट 3 से 6 महीना थोड़ा ट्रिकी रहेगा क्योंकि आपको अर्निंग्स ग्रोथ प्रोफाइल देखनी पड़ेगी। इकोनॉमी थर्ड वेव के बाद जस्ट मोमेंटम में आई थी और अभी आपका ये US फेड का इशू, ऑयल का इशू सब आने लगा। सो आई थिंक अभी भी मोमेंटम ऑन ग्राउंड इतना खराब नहीं है, बट आगे जाके 1-2 क्वार्टर आपको क्लियरली देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन के वजह से डिमांड डिस्ट्रक्शन कितना हो रहा है। आपने अभी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में सुना होगा कि GDP ग्रोथ थोड़ा टेपर डाउन कर दिया है, इन्फ्लेशन गाइडेंस थोड़ा हाई कर दिया है। सो आई थिंक इसकी इम्पैक्ट आपको एक नेक्स्ट 3 से 6 महीने में दिखने मिलेगी। सो आई थिंक नेक्स्ट 3 से 6 महीना थोड़ा कंसोलिडेशन फेज रहेगा, थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। अगर ऑयल $100 के नीचे आ जाता है देन आई थिंक वी शुड हैव अ गुड सेकेंड हाफ। अगर ऑयल 120, 140 हो जाता है देन आई थिंक थोड़ी ये साल थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। करेक्ट। जिनेश, जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स होते हैं वो 2 चीजें देखते हैं, एक तो कि कितना रिटर्न उसने दिया, NAV कैसी चल रही है, तो 2-3 साल का 5 साल का NAV देखते हैं और CAGR देखते हैं। दूसरा वो देखते हैं कि हमारा फंड मैनेजर कौन है और उसकी इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जिनेश की इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है? नहीं सी हमारी, अगर आप एक्सिस हाउस की फिलॉसफी देखिए, हम 4-5 पॉइंट पे बहुत
ज्यादा फोकस करते हैं और उसके उसके हिसाब से ही हमारा यूनिवर्स बनता है, हमारा रिसर्च होता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हम मैनेजमेंट की पेडिग्री, उनकी वे ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, रिसर्च करके ट्राई करते हैं कि आप रॉन्ग ना जाए, ये मेन मेट्रिक पे। सेकंड है, हम स्केलेबल बिजनेस और ग्रोथ बिजनेस देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे ग्रोथ इज लीवर टू प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ इज लीवर टू अर्निंग्स ग्रोथ एंड कैश फ्लोज। सो हम ग्रोथ एज अ मेट्रिक ज्यादा ध्यान रखते हैं। हम अपने आप को कंफ्यूज नहीं करते कि हम वैल्यू फंड है कि ग्रोथ हाउस है कि डिविडेंड है कि और कुछ है। आई थिंक ग्रोथ हम लेके चल रहे हैं फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। और अल्टीमेटली ग्रोथ के साथ आरओई और कैश कितनी बेस्ट हो सकती है वो कंपनी की इंडस्ट्री में, आई थिंक दैट इज ओनली डिसाइडेड बाय द इनोवेशन दैट कंपनी मेक्स। सो आई थिंक ये 4-5 मेट्रिक है जिसके साथ हम स्क्रीन करते हैं हमारे यूनिवर्स को। देयर आर 2000 स्टॉक्स लिस्टेड, बट हमारा यूनिवर्स उससे काफी कम होगा एंड वो हिसाब से हम फिर डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटेजी हम इन्वेस्ट करते हैं। सो फोकस 25 अगर आप क्लियरली देखिए, वो हमारे बेस्ट स्टॉक्स फ्रॉम ईच सेक्टर आप कह सकते हैं, रिसर्च हाउस के बेस्ट स्टॉक्स फ्रॉम द एनालिस्ट व्यू पॉइंट, और दैट इज हाउ वी इन्वेस्ट। द आइडिया इन फोकस 25 इज टू प्ले मल्टी कैप स्ट्रेटेजी एंड प्ले 3 पिलर अप्रोच। 50% ऑफ द पोर्टफोलियो आपका कंपाउंडिंग स्टोरीज पे रहेगा, जो इन एग्जिस्टेंस है लास्ट 15-20 साल से और आपको कंपाउंडिंग CAGRs दे रहे हैं। 20-25% ऑफ द पोर्टफोलियो आप न्यू इमर्जिंग थीम्स देखते हैं, आइदर इन फॉर्म ऑफ IPO या टर्न अराउंड स्टोरी, एंड बैलेंस 20-25 आप सिक्लिकल स्टोरीज खेलते हैं टू प्ले फॉर नेक्स्ट 2 years और 3 years। अगर कोई सेक्टर की साइकिल आपके अपटर्न में चल रही है तो देन वेदर देयर इज अ गुड प्ले टू प्ले अराउंड। सो ये 3 पिलर अप्रोच में हमने ये काम किया हुआ है लास्ट काफी सालों से, एंड हमें लगता है कि 25 स्टॉक टाइट पोर्टफोलियो है, लेकिन अगर उसे अच्छे से इन्वेस्ट किया जाए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, देन CAGR रिटर्न जैसे आपने पहले बताया कैन बी वेरी डिसेंट। जिनेश, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपकी इस चीज़ में पढ़ रहा था कि आपने सबसे ज़्यादा फोकस, ये वेटेज आपने फाइनेंशियल सर्विसेज को दे रखा है, फिर कंज्यूमर सर्विसेज को, थर्ड नंबर पे आता है IT। ये तीनों मिला के 60% से ऊपर हो जाते हैं। अब IT को माना जाता है कि प्योर ग्रोथ स्टोरी है, तो आपने उसको तीसरे नंबर पे रखा है, क्यों? नहीं, आई थिंक अगर आप चेंजिंग सिनारियो देखिए, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, आई थिंक फाइनेंशियल्स tend to do well, especially private sector enterprises. Why I'm saying is normally assets reprice faster होते हैं as compared to liabilities, or in the rising interest rate environment and in the slight inflationary environment, I think banks are able to price their product at a higher price while taking into account the risk systems of the NPAs and the asset quality. So इसीलिए हमने थोड़ा टेक्निकल चेंजेस किया है कि आज 2.5 साल के बाद इकोनॉमी हैज जस्ट कम बैक टू प्री कोविड लेवल, और अभी हमें लगता है इफ ऑल गोज वेल एंड देयर आर नो ब्लैक स्वान इवेंट्स, आपको फोर्थ वेव नहीं आता है या ऑयल प्राइसेस अराउंड दिस लेवल्स रहते हैं, तो आई थिंक फाइनेंशियल्स में काफी अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम आपको दिखेगा, एंड हेंस फाइनेंशियल एज अ सेक्टर हम थोड़ा ज्यादा बुलिश। फाइनेंशियल, चूंकि रेट का साइकिल भी ट्रेंड चेंज हो रहा है यहाँ पे, मेटल्स पे आप बहुत कम बुलिश हैं एज कंपेयर टू योर मैट्रिक्स, क्यों? क्योंकि बहुत बढ़ चुके इसलिए, या आपको लगता है कि अब एक कूल ऑफ का पीरियड है वहाँ पे? नहीं, आई थिंक हम नॉर्मली जब स्क्रीन करते हैं वी लुक फॉर, जैसे मैंने बताया, more secular businesses, more growth businesses. We don't like so much volatility in the sectors. So वो हिसाब से अगर आप हमारा जो स्क्रीनर होता है उसमें metals as a space on the lower quartile आता है। ओके, जिनेश, एक चीज और समझाइए। आपने कहा कि आप इस कंफ्यूजन में, इस डिबेट में नहीं पड़ते कि ग्रोथ पे जाना है कि वैल्यू पे जाना है, और आपका फोकस बिल्कुल क्लियर रहता है।
लेकिन कई स्टॉक हैं जिनके मल्टीपल्स बहुत ऊपर चले जाते हैं और वो ऊपर ही ऊपर चलते रहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं महंगा है, अच्छा है तो अच्छे पे मिलेगा। See, I think valuation has to be seen in sync with what kind of innovation that company is doing, हाँ। what kind of growth prospects that company has, and ultimately everything boils down to return on equity and cash flow generation. अगर growth आपकी इंडस्ट्री से ज्यादा है, ROEs डिलीवरी आपकी इंडस्ट्री से एवरेज इंडस्ट्री से ज्यादा है और कैश फ्लो जनरेशन आपकी कैश फ्लो ग्रोथ आपकी इंडस्ट्री से ज्यादा एवरेज इंडस्ट्री लेवल से ज्यादा है, तो नॉर्मली हमने देखा है कि बिजनेस मॉडल इज वेरी वेरी स्ट्रांग एंड जनरली इट बिकम्स लीडर इन दैट स्पेस. सो जब तक ये तीन मेट्रिक ग्रोथ, ROE एंड कैश फ्लो डिलीवर करते रहेगा, आई थिंक तब तक आपको स्केर्सिटी प्रीमियम आप बोल सकते हैं या मैनेजमेंट पे आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दे सकते हैं. वो हिसाब से एग्जीक्यूशन, सी अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस में एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आप एग्जीक्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हो ईयर आफ्टर ईयर और इनोवेशन भी करते जा रहे हो, देन देयर इज अ टेंडेंसी you start getting higher premium. अब whether it should be 20p, 30p, 40p, 50p, that we don't decide. It is more outcome of capital and the cost of capital in the world. So जैसे आपने देखा होगा last before COVID also cost of capital in the global markets were near to zero. तो आज अगर उसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड पे कोई कंपनी को इवेल्युएट करनी है और उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन 2-3% है, तो ऑब्वियसली उसका टारगेट प्राइसेस काफी हायर दिखेगा एज कंपेयर टू व्हाट वी टेक फॉर इंडियन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो आई थिंक वैल्यूएशन प्रीमियम एक हद तक आप बिजनेस को दे रहे हो और दूसरा है क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आप उसको वैल्यू कर रहे हो. किस डेफिनेटली ये तो एक बेहतरीन पैरामीटर है. जिनेश, आपने एक बात और कही कि आप उस मार्केट कैप की लक्ष्मण रेखा पे ज़्यादा चक्कर में नहीं फंसते. जहां बढ़िया स्टॉक है जो अच्छी ग्रोथ दे रहा है वो आपके रडार पे आएगा और वो उस 25 में शामिल भी हो सकता है. बहुत सारे नए नए बिजनेसेस निकल के आ रहे हैं, बहुत सारी नई थीम्स निकल के आ रही हैं. वहां से कुछ पिक करने का इरादा ये सोच रहे हैं आप, देख रहे हैं? नहीं, तो हम जैसे मैंने बताया 20-25% ऑफ द पोर्टफोलियो न्यू इमर्जिंग थीम्स हम खेलेंगे. सो हमने थोड़े IPOs भी खेले होंगे, इवेल्युएट किए होंगे, शायद नहीं भी डाले होंगे सब IPOs में. सो आई थिंक वो जो आइडिया है वो 20-25% वो पिलर हमको वही देखना है कि फ्यूचर GDP एडिशन जो हो रहा है एंड उसके वजह से जो मार्केट कैप एडिशन होगा, वेयर विच सेक्टर विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. तो जस्ट एन एग्जांपल मैं देता हूं. अगर आप 12 साल पहले देखिए, फाइनेंशियल्स की वेटेज निफ्टी में 10% थी, आज उसकी वेटेज 30% प्लस हो गई है. सो पूरा जो मार्केट की मार्केट कैप ग्रोथ हुई है, आई थिंक मैक्सिमम पार्ट हैज बीन डन बाय फाइनेंशियल्स. अगर आप खाली निफ्टी एज एन इंडेक्स देखिए, सो अगले 10 साल के बाद वेदर इट विल बी एन इंटरनेट थीम और वेदर इट विल बी सम अदर थीम, आई थिंक दैट इज द डिबेट वी कीप ऑन डूइंग. वी डिस्कस आवरसेल्फ एंड ट्रेंड जो चल रहा है एंड वो हिसाब से आप कैसे उसको कैप्चर कर सकते हो. आइदर देयर इज अ IPO इन मेकिंग और कोई टर्न अराउंड स्टोरी या सेक्टर कुछ टर्न अराउंड हो रहा है. सो वी आर मोर आइडिया जनरेशन हाउस, वी आर मोर बॉटम ऑफ स्टॉक पिकर्स एंड हम मैक्रो थोड़ा कम देखते हैं. इंडिया में हमने देखा है कि अगर आप राइट स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करके रखे हो तो आपकी वेल्थ क्रिएशन काफी अच्छी हो सकती है. वेल्थ क्रिएशन काफ़ी अच्छी होती है. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जिनेश, और लौट के आके आपसे 2 सवाल और बनते हैं. आप बहुत एक स्ट्रिक्ट टीचर लग रहे हैं मुझे कि बहुत सख्त पैरामीटर बना लिया और एकदम छोटा सा इन्वर्स, जो फेल वो बाहर हो जाएगा. तो कैसे बाहर होते हैं और प्लस आपकी वॉच लिस्ट क्या है, क्योंकि कुछ नई थीम इमर्ज हो रही हैं अभी, वहाँ कैसे ढूंढ रहे हैं स्टॉक आप, उस पर बातचीत करेंगे बहुत ही छोटे से. स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में, और आप देख रहे हैं एक ऐसे फंड के बारे में जिसका नाम है एक्सिस फोकस 25. इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि एक
बहुत ही फोकस्ड कुछ स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बना के इस पे किया जा रहा है। हम बातचीत कर रहे हैं फंड मैनेजर जिनेश से। जिनेश, आप हम लोग जब बचपन में थे तो बड़े स्ट्रिक्ट टीचर थे हम लोगों के भी, मेरे पर्सनली जो मेरे थे वो मतलब ज़रा सी गलती हो ना तो पनिशमेंट पक्का था। मुझे आपका फंड देख के वैसे ही फीलिंग आ रही कि आपने एक तो छोटा यूनिवर्स बना रखा है, ढूंढने के लिए तो पूरी दुनिया है, लेकिन जिनसे परफॉर्म कराना है वो एकदम लिमिटेड है और करना ही पड़ेगा उनको। तो जैसे बहुत सारे नए नए आईपीओज आए, आपने कहा उनमें डाले पैसे या कोई ऐसा स्टॉक, या खासतौर पे स्पेशली आईपीओ में, तो पनिशमेंट भी मिला उनको? So always there is a learning in new themes. So कहीं आपको punishment मिला होगा, कहीं आपने अच्छे पैसे बना के निकल गए होंगे. So that is part and parcel of the cycle. The idea is कि वो space को आपको ignore नहीं करना है, because there are times that अगर आप वो ignore कर जाते हो तो आपके वो रडार में से निकल जाता है. Analyst को फिर वो काम नहीं कर सकता है, because already they are doing so much work on the other companies. एक बार आपके वो रडार से निकल गया, देन वो वापस रडार में लाना, एंड अगर स्पेस वो चल गया, देन यू विल मिस आउट दैट स्टोरी. सो आई थिंक आइडिया इज कि डोंट मिस आउट एनी थीम्स, बट एट द सेम टाइम वेरी 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 केयरफुल एंड हैव अ कंट्रोल्ड अप्रोच रादर देन टेकिंग बिग बेट्स विदाउट नोइंग द आउटकम्स. तो आपकी नज़र इस बात पर रहती है कि लड़का आईआईटी निकाल सकता है, इसलिए एक आध साल का ग्रेस दे सकते हैं उसको, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। नहीं, डेफिनेटली नई थीम में तो थोड़ा सा आपको वक्त देना भी पड़ेगा, ये भी अच्छी स्ट्रेटजी। मैंने कहा था कि हम आपकी वॉच लिस्ट भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी थीम्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम हो या एनर्जी में नए नए चेंजेस हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो किन सेक्टर्स पे जो आपकी वॉच में है आप उन पे नज़र बनाए हुए हैं, जिन पे आप बताना चाहते हैं कि हाँ ये एक इमर्जिंग थीम है इंडिया की या ग्लोबली, जिस पे फोकस करना जरूरी है? आई थिंक जैसे आपने बताया, इलेक्ट्रिक व्हीकल या ग्रीन हाइड्रोजन एज अ थीम, जो अभी एकदम इवन गवर्नमेंट पॉलिसीज आर बीइंग शेप्ड अराउंड दैट. आई थिंक क्लियरली 10-15 साल के बाद अगर आप देखेंगे, द रियल प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, द रियल प्रॉब्लम ऑफ ऑल दिस पोल्यूशंस, उसकी आंसर यही है कि आप ईवी में चले जाइए या ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड बिजनेस, B2B बिजनेसेस कीजिए. सो आई थिंक काफी थीम्स एमर्ज हो रही है. इनफैक्ट नए थीम्स से अलावा आपके काफी इनोवेशंस हो रही है एग्जिस्टिंग बिजनेस में. सो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कैसे एग्जिस्टिंग कंपनीज नेविगेट करती है नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को, एंड कैसे अपने आप को रीशेप कर रही है फॉर फ्यूचर ग्रोथ. So I think there is lot of innovation happening. जैसे मैंने बताया कि जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 0 था, कितने काफी स्टार्टअप्स आ गए जो आज बड़े बड़े कंपनीज को कॉम्पीट कर रहे हैं एट सर्टेन लेवल्स ऑफ बिजनेसेस. सो आई थिंक इवन ओल्ड veteran companies also need to reshape themselves very very fast, otherwise they will lose the game. So I think it depends on सेक्टर एंड डिपेंड ऑन वर्टिकल, विच इज B2C वर्टिकल है या B2B. बट अगर आप उसमें इनोवेट नहीं कर रहे हैं, देन क्लियरली आप यू विल मिस आउट द फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. सो ऑलवेज idea is to look for companies and the management who has vision and has ability to look through beyond next 2-3 years. ओके जिग्नेश, एक और लास्ट सवाल, आप अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से रिजिक करते हैं? इसको चाहे टाइम फ्रेम में हम रख लें कि इतने दिन में बदलना है या इतने रिटर्न पे बदलना है, या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना जिससे शार्प रेशियो बेटर रहे आपका, वो क्या टाइम फ्रेम होता है? आई थिंक नॉर्मली एवरेज अगर आप देखें, वी टेक 3 to 5 years एज अ गुड साइकिल, बिजनेस साइकिल पॉइंट, जहां आप देख सकते हैं कि एवरी बिजनेस गोज थ्रू हिज अप्स एंड डाउन्स, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 3-5 years आपको स्टेबिलिटी दिख जाती है. सो मे बी एक साल थोड़ा अच्छा नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर दे बाउंस बैक वेरी नाइसली इफ मैनेजमेंट इज गुड और बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है. सो जनरली माय एडवाइस वुड बी, आप कोई भी फंड हमारा देखिए, आप 3 से 5 साल के साइकिल में देखिए, देन वी नॉर्मली कम आउट एज अ डिसेंट वेल्थ क्रिएशन हाउस. सो हम बिजनेस साइकिल के हिसाब से हमारे फंड को देखते हैं, एंड इफ यू आर बाइंग बिजनेसेस, देन you need to have patience and
ultimately patience pay off. अल्टीमेटली पेशेंस ही काम आता है और जितनी मेहनत जिग्नेश कर रहे हैं लोगों के लिए फंड को बेहतर करने के लिए, उससे ये बात भी साबित होती है कि अगर आप पेशेंटली रुकते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं, तो आपको एक अच्छे रिटर्न मिलते हैं और आप एक्चुअली वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्सिस फोकस 25 फंड के बारे में जिनेश ने हमें बहुत विस्तार से समझाया और हमने बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल भी पूछे कि कुछ और ज़्यादा बेहतर सभी समझ सकें, तो जिग्नेश ने उसको बहुत ही अच्छे समझाया हमें। ये एक बेहतरीन फंड है और इसका आप लोग पढ़िएगा, इसकी पोर्टफोलियो में जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं वो बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं और पोर्टफोलियो बहुत बेहतरीन है क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स को इसमें उसकी टॉप पिक्स को शामिल किया गया है और जो नई थीम्स आ रहे हैं उनको भी रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके निवेश की जर्नी में ये भी हिस्सा बन सकता है। आप इसके बारे में खूब पढ़िए, अपनी समझ विकसित करिए और इस इंटरव्यू को देख के और समझने की कोशिश करिए। जिनेश, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को, निवेशकों को ये समझाने के लिए कि एक्सिस फोकस 25 फंड में क्यों निवेश करना चाहिए। फायदेमंद फंड्स में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत पता है मुझे किस कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया है? पता है मुझे किस कंपनी से ऑफर लेटर आया? पता है कौन सी कंपनीज मेरे लिए काम करती है? अब स्टॉक्स पर टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए और उनको अपने लिए काम पर लगाइए। इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, 2012 दिया हुआ है तो ये अभी 60 में मिल रहा है। 1600 स्क्वायर फीट का फ्लैट 60 लाख में बैड डील नहीं है। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके